नमस्कार दर्शकों, एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल से आपके लिए सीनियर रेजिडेंट की वैकेंसी आई है और इसमें आपके वेरियस डिपार्टमेंट हैं और वैकेंसीज अप्रॉक्स 39 हैं। और बात करें इसमें सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन का जो मोड है आपका वॉक इन इंटरव्यू है, लेकिन अगर एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादा होते हैं तो उसमें रिटन टेस्ट भी हो सकता है। इसका डिस्कशन हम आगे करने वाले हैं। और इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, आपसे एक्सपीरियंस मांगा है या नहीं, और बाकी सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपकी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि पोस्ट की, तो पोस्ट है आपकी नॉन अकेडमिक सीनियर रेजिडेंट्स की और इसमें अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करें कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 4/11/2024 यानी 4 नवंबर 2024 तक आपका ये लिंक जो है अवेलेबल रहेगा अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई अप्लाई नहीं कर पाता तो जिस डेट में आपका इंटरव्यू है यानी 19 नवंबर 2024 को आपका इंटरव्यू है, उसी दिन जाकर आप फॉर्म को ऑफलाइन भी भर सकते हैं। यानी पढ़कर मैं आपको एक बारी बता दूं, अदर कैंडिडेट्स हु हैव फेल्ड टू फिल द एप्लीकेशन टिल 4 नवंबर 2024 बट स्टिल विलिंग टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू इन डिपार्टमेंट्स in which interviews are scheduled on 19 November 2024 can directly report on the interview day with all requisite certificate related to their eligibility and qualifications along with duly filled application form which will be made available in offline mode in the office of registrar। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मिल जाएगा रजिस्ट्रार के ऑफिस में। वहाँ से आप अपना फॉर्म लेकर तभी के तभी फिल करके अपने डिपार्टमेंट में, कंसर्न डिपार्टमेंट में इंटरव्यू देने जा सकते हैं। अब बात करें कि आपकी कितनी वैकेंसी आई हैं, टोटल नंबर ऑफ करंट वैकेंसी, यह आपका एनेक्चर 4 में दिया गया है, वो हम डिस्कस लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो उसकी पीडीएफ अलग है क्योंकि, और वो पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अच्छा, मैंने एक बात नहीं बताई आपको, इसमें इंपॉर्टेंट है वो कि इसी में सीनियर रेजिडेंट में नॉन अकेडमिक में आपकी बैकलॉग की भी वैकेंसी है और उसकी भी सेम ही आपकी डिटेल्स हैं, ठीक है। तो वो जो और इंटरव्यू उसका सेम ही डेट पर है और जो उसकी आपकी पीडीएफ है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और उसकी वैकेंसीज की डिटेल भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसका एप्लीकेशन जो अप्लाई करने का लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि अलग से हम डिस्कस करने का कोई फायदा है नहीं। सेम ही उसकी आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, बस कंसर्न डिपार्टमेंट के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है। तो पूरे नोटिफिकेशन को हम दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे, आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड करना। अगर आपको डिटेल चाहिए कि किस डिपार्टमेंट में है, कैसे कैसे निकली है, कितनी वैकेंसी निकली है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके देख लेना अपना डिपार्टमेंट और अपना इंटरव्यू देने भी आप जा सकते हैं। सेम डेट है दोनों की, 4 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं उसका और 19 नवंबर को इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने इस पीडीएफ पर और इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री, एमडी, एमएस, डीएनबी, एमडीएस इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन। तो जिस भी डिसिप्लिन में आपने एमडी की मेडिकल डिग्री ली है, ठीक है, वो आपको चाहिए इसमें और रिकॉग्नाइज होनी चाहिए एनएमसी से, डीसीआई से या इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस से। फिर वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका एनएमसी, एडीसीआई या स्टेट मेडिकल या डेंटल काउंसिल के साथ। और एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट शैल बी कंसिडर एज ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू। तो डेट ऑफ इंटरव्यू यानी 19 नवंबर से पहले पहले आपके पास आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव बीन डिक्लेयर्ड पास इन देयर qualifying degree exam on or before the date of interview, the tenure of qualifying degree should be completed on or before the date of interview if selected, ठीक है। तो इंटरव्यू की डेट तक आपके पास सब कुछ क्लियर होना चाहिए। बात करें आगे, इन सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट the candidate possessing relevant MD, MS, DNB qualification may also apply for endocrinology and metabolism postgraduate medical degree like MD, DNB in medicine, pediatrics from recognized university or institute. In addition to candidate with DM, DNB, endocrinology can also apply। तो सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट के लिए जो कैंडिडेट अपनी रेलिवेंट डिग्री रखते हैं, क्वालिफिकेशन रखते हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये वाले डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, और इसके लिए आराम से। फिर नेक्स्ट हम बात करें मेडिकल ऑन्कोलॉजी, हीमेटोलॉजी में ही, तो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास हो लाइक एमडी, डीएनबी इन मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, रेडियोथेरेपी, पैथोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। इन एडिशन टू कैंडिडेट विद डीएम, डीएनबी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, हीमेटोलॉजी कैन ऑल्सो अप्लाई, ठीक। फिर चलते हैं आगे इसके पे स्केल पर कि आपको पे स्केल कितना मिलेगा इसमें। 67,700 जिसका लेवल 11 है, यानी 67,700 आपको इसमें सैलरी मिलेगी। उसके साथ अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। सैलरी आपको इसमें अच्छी मिलेगी। टेन्योर की बात करें तो आपका इसमें टेन्योर 3 साल तक का है, जो हर साल बढ़ता रहेगा, एक साल के लिए। एक साल में एक बार आपका टेन्योर जरूर बढ़ेगा और वो 3 साल तक बढ़ता रहेगा। अब टोटल ड्यूरेशन कैन नॉट बी बियॉन्ड द tenure of 3 years as per residency scheme in any circumstances including the duration of residency service already rendered by the applicant. The candidate who have already completed 3 years of senior residency will not be considered। तो जो भी कैंडिडेट पहले अप्लाई कर चुके हैं सीनियर रेजिडेंसी के लिए, वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। सुन लो ये बात ध्यान से।
A candidate who has already rendered his or services as senior resident in any institute, hospital of government, public sector undertaking, autonomous body for a certain period, the balance period will be considered for appointment and at this institute in a manner that the total period of senior residency shall not exceed beyond 3 years। तो अगर कोई अपनी सर्विस दे चुका है सीनियर रेजिडेंट के रूप में लेकिन वो 3 साल तक नहीं रहा है तो उसको बैलेंस करते हुए ये आपको अपॉइंट कर लेंगे अगर आपका 3 साल तक आपने कोई सर्विस नहीं दी है सीनियर रेजिडेंट के रूप में। ठीक है, चलते हैं अब आगे। तो अपर एज लिमिट की हम इसमें बात करें तो आपकी जो एज है अपर एज लिमिट वो है 45 साल, मैक्सिमम आपकी 45 साल होनी चाहिए। और इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। जो भी कैंडिडेट ओबीसी को बिलोंग करते हैं, सेंट्रल लिस्ट जो भी मतलब जो हमारी सेंटर की गवर्नमेंट की लिस्ट है ना जिसमें ओबीसी आते हैं, ठीक है, जो कंसिडर वो करते हैं कि ये कास्ट ओबीसी की है तो वो लिस्ट इसमें कंसिडर की जाएगी, स्टेट की नहीं की जाएगी। ध्यान रखिए कि मध्य प्रदेश के अगर ओबीसी है तो वो उस लिस्ट में आते हैं राज्य की, लेकिन सेंटर की लिस्ट में नहीं आते तो वो नहीं माना जाएगा, इसमें सेंट्रल लिस्ट में कंसिडर किए जाएंगे फॉर मैक्सिमम 3 ईयर। तो आपको जो ओबीसी का रिलैक्सेशन है एज का वो 3 साल का मिलेगा, SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का मिलेगा, PWD कैंडिडेट के लिए जो है 10 साल का रिलैक्सेशन है अगर वो जनरल कैटेगरी के हैं, 13 साल का है अगर वो ओबीसी कैटेगरी के हैं, 15 साल का है अगर SC/ST कैटेगरी के हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलें रिजर्वेशन की बात करें। अच्छा, जो ये कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो PDF में दिया गया है, PDF में नहीं सॉरी इसकी वेबसाइट पर दिया गया है। वेबसाइट का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा, वहाँ से डायरेक्टली जाकर आप अपना फॉर्मेट भी जो है साइन करवा सकते हैं अपने DM से अगर आपके पास उस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट नहीं है तो। फिर रिजर्वेशन की बात करते हैं हम आगे। अब रिजर्वेशन आपको पता है दिया ही जाएगा SC/ST OBC EWS और PWD कैंडिडेट्स को। ठीक है, चलते हैं अब आगे। क्राइटेरिया फॉर पर्सन ये सारी चीज़ें दी गई हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें हम तो उसमें आपका रिटन टेस्ट या इंटरव्यू दोनों हो सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताई है बात शुरू में, अब इसको थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्दर इफ़ देयर आर मोर देन 20 कैंडिडेट्स, अगर 20 से ज़्यादा कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन फॉर्म आती है फॉर एनी पर्टिकुलर पोस्ट, किसी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए, देन रिटन टेस्ट वुड बी कंडक्टेड, तो रिटन टेस्ट उसमें लिया जाएगा और 15 टॉप मेरिट कैंडिडेट फॉर ईच पोस्ट वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू, तो टॉप 15 कैंडिडेट इसमें कंसिडर किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन रिटन एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर फॉर शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू ओनली, तो ये छटनी करने के लिए है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, रिटन टेस्ट इसलिए लिया जाएगा ताकि छटनी की जाए कि डिजर्विंग कैंडिडेट इंटरव्यू में आए, तो टॉप 15 बच्चे कंसिडर किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। और साथ में जो आपका रिटन टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको कोई इसमें मेरिट में नाम नहीं लाना कि मैं कट ऑफ लानी है, कुछ भी है ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है AMC डिसाइड करेगा भोपाल। ठीक है, तो द सिलेक्शन वुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द इंटरव्यू अलॉट, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें इंटरव्यू में परफॉर्मेंस की है। ठीक है, तो जैसा आप इंटरव्यू में परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। रिटन टेस्ट तो सिर्फ छटनी करने के लिए है, आप समझ गए होंगे क्लियरली। फिर बात करें शेड्यूल ऑफ रिटन टेस्ट इंटरव्यू टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट इन ड्यू कोर्स, तो ये वेबसाइट पर आपका सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, डेट टाइम एंड वेन्यू। द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विल बी अपलोडेड ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट इन ड्यू कोर्स। द रिटन टेस्ट इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एट एम्स भोपाल जिसका पिन कोड है 462020 MP यानी मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, तो वहाँ पर आपका क्या होना है, इंटरव्यू होना है एम्स में, वो आपका वेन्यू रहने वाला है। बात करें हम आगे एप्लीकेशन प्रोसीजर की, तो एप्लीकेशन जो आपकी भरी जाएगी वो ऑनलाइन भरी जाएगी, मैंने आपको पहले ही बताया, लिंक वगैरह आपको सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके देखिए वहाँ पर। फिर बात करें हम इसके एप्लीकेशन फ़ीस की, तो फीस इसमें आपको भरनी है, लेकिन जो भी PWD कैंडिडेट हैं उनको कोई फीस नहीं देनी। जनरल और OBC कैटेगरी को 1500 रुपये देने हैं, EWS SC/ST को 1200 रुपये देने हैं। फीस जो आपको पे करनी है वो डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ही पे करनी है, ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं जाएगी, आपको डिमांड ड्राफ्ट DD जो है देना है इन फेवर ऑफ एम्स भोपाल। ठीक है, समझ गए आप। फिर जो भी फीस आप दे देंगे वो रिफंड नहीं की जाएगी, नॉन रिफंडेबल ये फीस है। और जिस भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए सेपरेट एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी, समझ गए, और एक से ज़्यादा के लिए भरना चाहते हैं तो सबके लिए आपको फीस देनी है। अब बात करें अदर टर्म्स एंड कंडीशन की, तो हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको इंटरव्यू की डेट तक आपके पास सब कुछ आपका होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है शुरू में ही। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट्स ने सीनियर रेजिडेंट के रूप में कभी भी काम नहीं किया है वो इसको भर सकते हैं, वो ज़रूर भरें इसको। ठीक है, और करना चाहते हैं रेजिडेंट्स के रूप में काम तो भरें, और जो भी अभी करंटली काम कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट की PSU में, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंटर में, कहीं भी काम कर रहे हैं उनको अपना NOC लाना मस्ट है, मस्ट ज़रूरी है बिल्कुल। अगर वो नहीं लाते तो उनको जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा गया है द कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड फॉर इंटरव्यू इफ दे फेल टू प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर प्रेजेंट एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ टेस्ट या इंटरव्यू। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें इसमें आपको TADA नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और द जॉइनिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्योरली टेम्परेरी एंड नीड बेसिस, तो इसमें ये टेम्परेरी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है, नीड बेसिस पर है। नेक्स्ट हम बात करें
any vacancy arising because of non-joining by selected candidates in this selection or any resignation of candidate who had joined after selection or resignation of currently working senior residents may be offered to candidate from waiting list। तो वेटिंग लिस्ट इसमें आपकी तैयार की जाएगी। अगर कोई ज्वाइन नहीं करता या अपना रिजाइन दे देता है तो आपको इसमें सेलेक्ट कर लिया जाएगा अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ नहीं की गई है। ध्यान रखें, प्राइवेट प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते अगर आप सीनियर रेजिडेंस के रूप में भोपाल में ज्वाइनिंग लेते हैं तो। अब बात करते हैं कि द कैंडिडेट अपॉइंटेड में हैव टू वर्क इन शिफ्ट एंड कैन पोस्टेड एट एनी प्लेस इन द इंस्टीट्यूट। कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है इंस्टीट्यूट के किसी भी प्लेस में। ठीक है, अब आपको सेलेक्ट होने के बाद मेडिकल फिटनेस टेस्ट से भी गुजरना होगा। वो ऑब्वियसली हर ज्वाइनिंग पर आपको देना होता है। किसी भी सरकारी जॉब में आप ज्वाइनिंग करते हैं तो इसमें आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ता है या वो खुद आपका मेडिकल टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो आपको ले जाने हैं इंटरव्यू के टाइम पर वो क्या क्या लेके जाने हैं, और जो ऑनलाइन फिल करना है वो भी आपको क्या लेके जाने हैं, उसमें भी आपको क्या अपलोड करने हैं या क्या लेके जाने हैं। तो डिमांड ड्राफ्ट ऑब्वियसली बात है, फीस लगेगी। आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, उसमें आपका पैन कार्ड चल जाएगा, पासपोर्ट चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, वोटर कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा और एटसेट्रा। फोटो वाली आईडी आपकी भी होनी चाहिए। बात करें एड्रेस प्रूफ लेके जाना है आपको, और 5 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाने हैं। ठीक है, 5 लेके जाने हैं, ध्यान रखिएगा, लोग भूल जाते हैं अक्सर ये, क्योंकि फोटो वो सोचते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें लेके जाने हैं। सर्टिफिकेट लेके जाना है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ इंडिकेट होती हो। अब वो 10th का सर्टिफिकेट हो सकता है या आपका बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपने अलग से इशू करवाया हुआ है तो। यूजी या फिर पीजी की आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लेके जाने हैं। इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट लेके जाना है कंप्लीशन वाला, या अटेम्प्ट जो आपने किया हुआ है वो लेके जाना है। रजिस्ट्रेशन जो आपने किया हुआ है नेशनल मेडिकल काउंसिल में, कमीशन में या स्टेट मेडिकल काउंसिल में या रेस्पेक्टिव काउंसिल में, वो आपको लेके जाना है। और अगर कोई फॉरेन ग्रेजुएट है, यानी किसी ने फॉरेन से ग्रेजुएट की है अपनी, तो उसे FMGE सर्टिफिकेट लेके जाना है जो कि NBE द्वारा इशूड हो। साथ में और आपको लेके जाना है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर कोई प्रेजेंट में एम्प्लॉय है। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना है, एप्लीकेबल है तो पब्लिकेशन लेके जानी है अगर है तो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाना है अगर है तो, एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो आपकी सिलेक्शन को सपोर्ट करता हो वो लेके जाना है आपको। ठीक है, और अगर कैंडिडेट ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करते तो वो इंटरव्यू को नहीं दे पाएंगे, और ये आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं इंटरव्यू के टाइम पर, और फोटोकॉपी भी लेके जानी है साथ में। ठीक है, तो सारी आप इसमें एलिजिबिलिटी और आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसके वैकेंसीज़ की। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी की कि कितनी वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में है, चलिए जानते हैं। तो ये है आपका एनेक्चर 4 जिसमें आपकी वैकेंसीज़ की डिटेल दी गई हैं। अब सबसे पहला जो आपका डिपार्टमेंट है वो है बायोकेमिस्ट्री का, जिसमें टोटल 1 वैकेंसी है, वो अनरिजर्व के लिए है। कार्डियोलॉजी में 2 वैकेंसी है, उसमें से 1 EWS के लिए है, 1 अनरिजर्व के लिए है। और कार्डियो सर्जरी में टोटल 2 वैकेंसी है और दोनों ही आपकी अनरिजर्व के लिए है। डेंटिस्ट्री, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक स्किल में आपकी 1 वैकेंसी है और वो आपकी EWS के लिए है। डर्मेटोलॉजी में 2 वैकेंसी हैं, दोनों ही अनरिजर्व के लिए है। ENT में आपकी 3 वैकेंसी हैं और उसमें से 1 है आपकी SC के लिए और 2 है आपकी अनरिजर्व के लिए। फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टैक्सिकोलॉजी में 1 वैकेंसी है और वो आपकी है EWS के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें जनरल मेडिसिन की, तो जनरल मेडिसिन में टोटल 6 वैकेंसी हैं और इसमें जो है 2 इंक्लूड है TEM की पोस्ट, और इन 6 में से 1 पोस्ट आपके है ST के लिए और 1 है SC के लिए। ठीक है, 1 है ST के लिए, 1 है SC के लिए और 3 है आपकी EWS के लिए और 1 है अनरिजर्व के लिए। ठीक है, करेक्ट बताया ना मैंने? हाँ। और जनरल सर्जरी की बात करें तो टोटल 2 वैकेंसी हैं और 2 में से 1 आपकी EWS के लिए है, 1 है अनरिजर्व के लिए। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में 1 वैकेंसी है, वो है अनरिजर्व के लिए। माइक्रोबायोलॉजी में टोटल 3 वैकेंसी हैं, 3 में से 1 SC के लिए और 2 है अनरिजर्व के लिए। नियोनेटोलॉजी में 1 वैकेंसी है और 1 अनरिजर्व के लिए है। ऑप्स में और गायनिकोलॉजी में 3 वैकेंसी हैं टोटल, और उसमें से आपकी 1 OBC के लिए है, 1 EWS के लिए है और 1 अनरिजर्व के लिए है। फिर नेक्स्ट हम बात करें ऑप्थेमोलॉजी की, तो उसमें टोटल 1 वैकेंसी है और वो आपकी है SC के लिए। पीडियाट्रिक्स में 2 वैकेंसी हैं, दोनों ही अनरिजर्व को दी गई है। सेक्रेटरी में 2 वैकेंसी हैं, दोनों ही अनरिजर्व के लिए है। और पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन में 1 वैकेंसी है और वो आपकी SC के लिए है। फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन में 1 वैकेंसी है, वो आपकी जो है OBC के लिए है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करें, एक बार देख लूँ OBC ही है ना? हाँ जी, OBC है बिल्कुल। फिर नेक्स्ट हम बात करें रेडियो डायग्नोसिस की, तो उसमें टोटल 2 वैकेंसी है, दोनों ही आपकी अनरिजर्व के लिए है। और रेडियोथेरेपी में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक में 1 वैकेंसी है और वो भी अनरिजर्व के लिए है। टोटल आपकी जो वैकेंसी है 39 है, डिपार्टमेंट आपके 21 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करें, ये आपकी जो वैकेंसी है, ठीक है, नेफ्रोलॉजी और सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में टोटल 3 वैकेंसी है, दोनों ही डिपार्टमेंट को मिला के। नेफ्रोलॉजी के लिए 1 वैकेंसी है, वो अनरिजर्व को दी गई है। और जो आपकी दूसरी है सर्जिकल गैस्ट्रो की, उसमें टोटल 2 वैकेंसी है और उसमें से 1 SC के लिए है, 1 OBC के लिए है। अब इसके लिए कुछ नोट दिया गया है, वो देख लेते हैं। फॉलोइंग पोस्ट ऑफ द 4 डिपार्टमेंट आर एडवर्टाइज्ड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अकेडमिक सीट्स। द अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर रेजिडेंट नॉन अकेडमिक शैल बी फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ।
तो ये जो आपका सिलेक्शन है इसमें वो 6 मंथ के लिए होगा मैक्सिमम, विच मे बी फर्दर एक्सटेंडेड टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो टोटल 1 साल के लिए है, जो कि 6 महीने में एक बार में बढ़ सकता है। ठीक है, और तो ये होगी आपकी वैकेंसी की सारी डिटेल। ठीक, अगर आपको अब कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और फ्यूचर में आपको रेगुलरली जॉब्स की अपडेट्स चाहिए, वैकेंसीज़ की अलर्ट्स चाहिए, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।